हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का 8th चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिससे इससे पहले हम मुख्य रूप से कुछ यूरोपीय खोज यात्रियों के बारे में कर चुके हैं और उसके बाद हमने साम्राज्यवाद क्या होता है, उसका उदय और विकास किस प्रकार हुआ, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसमें कर रहे हैं कबीले समुदाय के बारे में, जिसका नाम है अरावाक समुदाय। और ये कबीलाई लोग माने गए थे, कबीले के रूप में निवास करते थे। इसके अलावा ये लोग कैस्पियन सागर में स्थित एक छोटे से द्वीप समूह, जिन्हें आजकल बहामा के नाम से जाना जाता है, में रहते थे। और वे अरावाकी लुकायो के नाम से जाने जाते थे। ये लोग शांति प्रिय थे और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। किसी भी लड़ाई झगड़े का निपटारा ये आपस में बातचीत करके करते थे। इसके अलावा ये उन्हें कैरिब नामक खूंखार कबीले ने दक्षिण अथवा लघु एंटिलीज में सहजता से वहाँ से भगा दिया था या खदेड़ दिया था। इसके अलावा ये लोग अपने एक विशेष बुजुर्ग या समुदाय का जो प्रमुख व्यक्ति उसके रूप में संगठित होकर के काम करते थे। यहाँ पर साम्राज्य या राजा का कोई निवास स्थान नहीं था या कोई नियंत्रण नहीं होता था। ये लोग स्वतंत्र रूप से काम करते थे और उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। वे कुशल नौका निर्माता भी माने जाते थे। विभिन्न प्रकार की नौका बनाने में वो निपुण थे। मछली पकड़ना और यात्राएं करना उनका मुख्य मनोरंजन के साधन माने गए थे। इसके अलावा तीर शस्त्र चलाने में भी वो निपुण माने गए थे। वहाँ मुख्य रूप से ये लोग कृषि करते थे और कृषि में मुख्य रूप से मक्का, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा आदि विभिन्न प्रकार की फसलों का ही उत्पादन करते थे। खेती में मुख्य रूप से विभिन्न फसलों का उत्पादन होता था। इसके अलावा उस समय कृषि ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं की जाती थी, क्योंकि इनके पास लोहे के औजार या लोहे की कुल्हाड़ियाँ नहीं होती थी जिससे पेड़ों को काटा जा सके। इसके बाद ये लोग सोने को ज़्यादा महत्व नहीं, सोने के आभूषण पहनते थे, लेकिन ये सोने को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। और इसका पता इस बात से चलता है कि वो यूरोपीय लोगों को सोने के बदले में, कांच के बदले में सोने के मन के उपलब्ध कराते थे। वो कांच को सोने से ज़्यादा महत्व समझते थे या मानते थे और कांच का मनका या उन्हें अधिक सुंदर और प्रिय लगता था। ये लोग बुनाई कला में निपुण माने गए थे और हैमक नामक झूले को देख करके यूरोपीय लोग दंग रह गए थे उनकी बुनाई कला के कारण। और ये लोग जीवनवादी सिद्धांत विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव या प्रत्येक वस्तु में जीवन पाया जाता है। इसके अलावा वो जादू टोनों में विश्वास रखते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा भी अरावाकी लुकायों के बारे में वर्णन किया गया है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अरावाकियों के पास 1492 में अपनी यात्रा पर बहामा द्वीप पहुँचे, तो वहाँ के लोगों के द्वारा बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। दूसरा समुदाय आता है हमारा एज़टेक समुदाय। एज़टेक एक युद्ध प्रिय और यायावार कबीला था। जैसा कि हम पहले कर चुके, यायावार का अर्थ होता है घुमत्तू लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, जो जिसमें लोग पशु और के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। एज़टेक लोग उत्तर मैक्सिको क्षेत्र में रहने वाले थे और वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसके अलावा वो विभिन्न भविष्यवाणी विश्वास रखते थे। उनकी भविष्यवाणी थी कि वो अपना साम्राज्य वहाँ पर स्थापित करेंगे जहाँ पर किसी चील के द्वारा अपनी नोक में या चोंच में सांप को एक कैक्टस पर बैठा देख लेंगे, तो उस क्षेत्र में ये लोग अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। और इसमें बताया गया कि 12वीं शताब्दी में यहाँ बसने का उन्होंने निर्णय लिया मैक्सिको घाटी के अंतर्गत। और मैक्सिको नाम एज़टेकों के प्रमुख देवता, जिसका नाम है मैक्सली के नाम पर
रखा गया था। मैक्सिको जो देश है उसे एज़टेक लोगों का जो प्रमुख देवता है मैक्सली, उसके नाम पर उसका नाम रखा गया है। उसके बाद आता है इसमें एज़टेक साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है कि एज़टेक साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य माना गया था और इसकी सीमाएं लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। एक विशाल साम्राज्य था। एज़टेकों का शासन बहुत निर्दयी था। वे अपने अधीन आने वाले नए लोगों पर भारी कर लगाते थे। इसके अतिरिक्त वे बड़ी संख्या में इन लोगों की बलि भी देते थे। विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोगों की बलि दी जाती थी। और एज़टेक साम्राज्य लगभग 15वीं शताब्दी पर काफ़ी उन्नति कर चुका था, अपने शिखर पर पहुंच गया था। और उस समय एज़टेक साम्राज्य में 38 प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत का मुखिया एक गवर्नर यानी कि सेना गवर्नर होता था। उसकी सहायता के लिए, गवर्नर की सहायता के लिए अन्य सैनिक उसके साथ मिलकर के काम करते थे। नेक्स्ट आता है इसमें सम्राट की स्थिति, राजा की स्थिति के बारे में वर्णन करता है कि उस समय एज़टेक साम्राज्य में जो सम्राट राजा होता था उसका स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। वे निरंकुश था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती थी। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था और कोई व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता था। अपने शासन को चलाने में एज़टेक सम्राट विभिन्न नियमों का पालन करते थे। इसके अलावा प्रजा उनकी देवता के रूप में पूजा करती थी और उसे पृथ्वी पर सूर्य देव का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी कि जो एज़टेक सम्राट जो होता था उसे सूर्य देवता की उपाधि दी जाती थी और उसे सूर्य देवता का प्रतिनिधि समझा जाता था। जब भी वह शहर से किसी कार्य के निकलता था तो एक विशाल जनसमूह उसका गुणगान करता था और फूलों की बारिश की जाती थी। राजा के पीछे बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न अधिकारी जिन्हें पादरी और दरबारी लोग चलते थे। राजा का चुनाव कबीले की सभा के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट आता है उनकी कला के बारे में। एज़टेक साम्राज्य जो था या एज़टेक जो कबीला था उसने कला में क्या क्या उन्नति की थी, तो इसे बताया गया कि वहाँ के जो लोग थे एज़टेक साम्राज्य के लोग एक कला प्रेमी माने गए थे। और 5वें एज़टेक सम्राट जिनका नाम है मोंटेजुमा प्रथम ने 1325 ईस्वी में टेनोक्टिलान नामक राजधानी का निर्माण किया और इस शहर की भव्यता को देखकर बाद में आने वाले स्पेन वासी भी इससे चकित हो गए थे उसकी सुंदरता को देखते हुए। और 16वीं शताब्दी में इसकी गणना अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में की जाने लगी थी। ये इतना भव्य सुंदर था कि विदेशी लोग आकर के इसे देख करके चकित या अचंभित रह गए थे। अगला आता है श्रेणियाँ। एज़टेक साम्राज्य में श्रेणियों के बारे में इसमें बताया गया है कि एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था और अभिजात वर्ग इस श्रेणीबद्धता में सबसे ऊपर स्थान पर आते थे। अमीर वर्ग के लोग, शक्तिशाली लोग, और इस अभिजात वर्ग में मुख्य रूप से शाही परिवार, राजा के सदस्य, पुरोहित, सैनिक, अधिकारी और धनी व्यापारी इसमें सम्मिलित होते थे। साम्राज्य के ऊंचे पदों पर इन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा ये विशाल बड़े महलों में निवास करते थे और ये बहुत शक्तिशाली होते थे। व्यापारियों को सरकारी राजदूत और गुप्तचरों के रूप में काम करने का अवसर दिया जाता था। समाज में प्रतिभाशाली शिल्पी, चिकित्सक और अध्यापकों को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इसके अलावा सबसे निम्न जो स्थान दिया गया था समाज के अंदर दासों को, जिनकी स्थिति काफ़ी शोचनीय थी और जिन लोगों को युद्ध में जीत कर लाया जाता था उन्हें दास बना लिया जाता था। गरीब लोग भी विवश होकर के अपने बच्चों को दासों के रूप में बेच देते थे। तो श्रेणियों में मुख्य रूप से चर्चा करें तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी अमीर वर्ग के लोग, उसके अलावा मध्य वर्ग और सबसे निम्न वर्ग में दास लोग। आगे आता है इसमें नेक्स्ट व्यवसाय।
कि इनका साम्राज्य जो एज़टेक साम्राज्य जो तो लोग थे उनके लोगों का व्यवसाय क्या था, या एज़टेक लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो उनका जो मुख्य व्यवसाय माना गया है इसमें कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप माना गया है। वहाँ पर लोग कृषि करते थे। इसके अलावा सरकंडे की चटाइयाँ बुन करके उन्हें मिट्टी पर पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बना करके वहाँ पर कृषि की जाती थी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण ऐसा किया जाता था, जिसे चिनाम्पा कृषि के नाम से जाना गया था। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें मक्का, फलियां, कद्दू, कसावा और आलू विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। इसके अलावा व्यवसाय के अंतर्गत वो वस्त्र बनाने, गहने बनाने और मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार बनाने में भी निपुण थे। तो ये मुख्य उनके व्यवसाय के बारे में। नेक्स्ट आता है शिक्षा, एज़टेक लोगों की शिक्षा। ये लोग शिक्षा पर विशेष बल देते थे और अमीर वर्ग के जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे उनके बच्चे विभिन्न स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिन्हें काल मेकाक के नाम से जाना जाता था। यानी कि अमीर वर्ग के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, उससे काल मेकाक नाम दिया जाता था। इसके अलावा इन अमीर वर्ग के बच्चों को पुरोहित और योद्धा बनने की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा आता है इसमें सामान्य वर्ग के लोग के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें तेपोकली कहा जाता था और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, कृषि कार्य और व्यापार आदि के बारे में सिखलाया जाता था और लड़कियों को घरेलू कार्यों की और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट आता है इसमें स्त्रियों की स्थिति, यानी कि एज़टेक साम्राज्य के अंदर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो इसमें बताया गया कि स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं मानी गई थी साम्राज्य के अंदर। उन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें केवल घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। व्यवसाय में वो कोई भाग नहीं ले सकती थी और कुछ स्त्रियां जो थी कृषि कार्यों में, इसके अलावा दुकानदारी का काम करती थी। अधिकांश स्त्रियां घरेलू स्त्रियां होती थी और उस समय लड़कियों का विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया जाता था। विवाह के समय बहुत जश्न मनाए जाते थे और उस समय लड़कियों को दहेज देने की प्रथा भी प्रचलित थी। और लास्ट में आता है इसमें हमारा धर्म, रिलीजियस, कि एज़टेक साम्राज्य के लोगों के धर्म के बारे में क्या विचार थे। और इसमें बताया गया कि उनका जीवन धर्म पर आधारित माना गया था और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने केवल उनकी राजधानी टेनोक्टिलान के अंदर ही 5,000 से अधिक पुरोहित काम करते थे या पुरोहित थे। एज़टेक लोग अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे। उनका जो पंचांग होता था उसमें 18 महीने में उसे बांटा गया था और प्रत्येक माह किसी विशेष देवी या देवता को समर्पित किया जाता था। सूर्य देवता उनका सबसे प्रमुख देवता माना गया था। इसके अलावा युद्ध का देवता उनका दूसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया था। युद्ध में विजय अथवा पराजय उसकी कृपा पर निर्भर करती थी। अन्न देवी उनकी प्रमुख देवी मानी गई थी। उन सभी देवी देवताओं को जननी माना जाता था और इन देवी देवताओं के स्मृति में वहाँ पर विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इन मंदिरों में इन देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी और इनको प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में जानवरों की और मनुष्यों की बलि दी जाती थी। और लास्ट में आता है हमारा इसके पतन के बारे में कि एज़टेक साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि 1519 ईस्वी में स्पेन के हर्नेडो कॉर्टेज ने एज़टेक साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उसने 2 वर्षों के भीतर ही संपूर्ण एज़टेक साम्राज्य को रौंद डाला या समाप्त कर डाला और इसका बहुत तेज़ी के साथ पतन हो गया। इसके कुछ कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि एज़टेक शासकों ने लोगों पर भारी कर लगा दिए थे और
इसका कारण में भारी संतोष फैल गया था। दूसरा दिया इसमें, दूसरा जो कारण बताया गया इसके पतन का, कि एज़टेक शासकों की लगातार लड़ाइयों के कारण सैनिक भी ऊब चुके थे, जिसके कारण वो इसमें बहुत जल्दी उन्होंने हार मान ली। तीसरा कारण दिया है इसमें कि एज़टेक शासकों ने जिन नवीन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, वहाँ के लोगों पर उन्होंने घोर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण उनमें असंतोष फैल गया। और नेक्स्ट आता है इसमें चौथा पतन का कारण, कि एज़टेक साम्राज्य में रोजाना बड़ी संख्या में युद्धबंदियों और गैर एज़टेक लोगों की बलि दी जा रही थी। इस कारण लोग ऐसे अत्याचारी शासन का अंत चाहते थे और इन लोगों ने हर्नेडो कॉर्टेज के आक्रमण के समय उसकी यथासंभव सहायता की थी। ऐसे साम्राज्य का डूबना कोई हैरानी की बात नहीं थी। तो थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।